तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे इस लेक्चर में। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि जनरली लोग 3 तरह की कैटेगरी में आते हैं। पहले प्रकार के वो लोग होते हैं दोज हु मेक थिंग्स हैपन। सेकंड कैटेगरी के वो लोग होते हैं दोज हु वॉच थिंग हैपन। और थर्ड कैटेगरी के वो लोग होते हैं दोज हु आर लेफ्ट टू आस्क व्हाट डिड हैपन। मतलब पहले तरह के वो लोग होते हैं जो चीजों को करते हैं, दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो करते हुए देखते हैं, अच्छा ओके हो रहा है, ओके ठीक है। और तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जब चीजें हो जाती हैं तो पूछते हैं अरे वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया। तो इस तरह के 3 कैटेगरी के जनरली लोग होते हैं। और आप लोगों को भी एक बार सेल्फ एनालाइज करना है कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूं। और जनरली सारे एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जो कि खुद चीजों को करते हैं, दोज हु मेक थिंग्स हैपन। हर चीज में इनिशिएटिव लेते हैं, वॉलंटियर होते हैं, हर चीज को वो लीड करते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं और चीजों को करते हैं और करके दिखाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग अपने आप को फर्स्ट कैटेगरी में रखिएगा। कोई चीज हो तुरंत इनिशिएटिव लीजिए, चीजों को करिए, सीखिए और इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मेरे दिल में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ऐड किया था उसमें, मैं उसी कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर्स को भी रखता हूं। और मेरे लिए हमारे देश का जवान, किसान, विज्ञान और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन ये भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे देश का जवान है, हमारे देश का किसान है और हमारे देश के साइंटिस्ट हैं। उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे देश का एंटरप्रेन्योर है। और अभी तक एंटरप्रेन्योर एक निग्लेक्टेड श्रेणी में था। अगर आप देखें जितने भी पॉलिटिशियन हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, वो हमेशा सेना का फेवर करते हैं और किसानों का फेवर करते हैं। करना चाहिए, मैं भी बहुत सम्मान करता हूं देश के किसान का, अन्नदाता है, हमारे देश की सेना का मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन बेसिकली पॉलिटिशियन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको संख्या बल दिखता है। उनको पता है हमारे देश के 50% की आबादी अभी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी में लगी हुई है। तो वो मर्सिडीज, BMW से नीचे उतर के किसानों के साथ थोड़ी दूर पैदल भी चलते हैं, उनके साथ बैठ के थोड़ा रोटी वोटी भी खा लेंगे, फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा दिखावा भी करेंगे, कहीं पे रहने भी चले जाएंगे। लेकिन वो हमेशा बिजनेसमैन को बुरा भला कहेंगे। आपने देखा होगा ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां वो बिजनेसमैन को बड़े खराब निगाह से देखती हैं। और अगर किसी बिजनेसमैन की किसी पॉलिटिशियन के साथ फोटो आ गई तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि अरे ये करप्शन है। अगर अंबानी अदानी की प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो आ गई तो बाकी सारे लेफ्ट वाले और दूसरे जो अपोजिशन वाले वो सब कहने लगेंगे कि अरे ये लगता है इन्होंने कुछ ना कुछ करप्शन किया है, फोटो कैसे आ गई। और अगर किसी पॉलिटिशियन की किसी जवान के साथ, किसी किसान के साथ फोटो आती है तो उसको ज्यादा फायदा मिलता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में। हमें जो नई पीढ़ी है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और एज अ टीचर, एज अ योर वेल विशर, मैं आप लोगों को आज पहली बार ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और ये लेक्चर लेते लेते ही मेरे दिमाग में पहली बार ये कंसेप्ट आया कि हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को भी उसी कैटेगरी में रखना चाहिए जिस कैटेगरी में हम देश के साइंटिस्ट को, देश के किसान को, देश के जवान को रखते हैं, उसी कैटेगरी में हमें एंटरप्रेन्योर्स को रखना चाहिए। और हमें एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सच पूछिए तो हमारा देश जो जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन दे पा रहा है, बड़े बड़े हथियार खरीद पा रहा है, हमारे किसानों को जो सब्सिडी मिल रही है और हमारे साइंटिस्ट को जो रिसर्च वर्क करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, वो सारे के सारा कौन कमा के दे रहा है? वो सारा का सारा बिजनेसमैन कमा के दे रहा है। ये बी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बिजनेसमैन नहीं होंगे, ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे तो सेना आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आप किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, आप देश के रिसर्च प्रोडक्ट को नहीं चला सकते हैं। और मैंने अपने जितने भी साल का मेरा करियर रहा या मेरी समझ रही या फिर मैंने किसी किताब में
या किसी भी बुक में या किसी जर्नल में या किसी न्यूज़पेपर में आज तक कभी ये नहीं पढ़ा किसी पॉलिटिशियन ने बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर को भी उतना ही सम्मान देने की बात कही हो। हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थोड़ा सा बोला है कि हमें बिजनेसमैन को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट लेकिन हमें उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिस तरह से हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोलते हैं, तो हमें उसी तरह से बिजनेसमैन को भी उसी कैटेगरी में रखना पड़ेगा। और मैं अपने जो यूथ है, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो अपने ऑडियंस हैं, उन सबको ये कहना चाहूंगा कि आप इस प्रैक्टिस को जरूर अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर किसी देश में बिजनेसमैन नहीं होंगे, एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, तो बाकी सारी कैटेगरीज फेल हो जाएंगी। आप ना किसानों का हेल्प कर पाएंगे, ना आप सेना मेंटेन कर पाएंगे, और ना ही आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर पाएंगे। तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मैं जय एंटरप्रेन्योर्स भी बोल रहा हूं, और मेरे पहले शायद किसी ने नहीं बोला होगा, और शायद अब मेरे बात कोई बोलेगा कि नहीं, वो आगे डिपेंड करेगा कि मैं कितनी अच्छे से अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं। आगे चलते हैं। जनरली एंटरप्रेन्योर एक डायनामिक प्रोसेस पे इन्वॉल्व होता है, उसका एक ब्रॉड विजन होता है, वो सोसाइटी में, अपने एम्प्लॉय की लाइफ में, अपने कंज्यूमर की लाइफ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता है, कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस इनोवेशंस, वेरियस क्रिएशंस, और बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अपने नए इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया से एंटरप्रेन्योर समाज को और बाकी सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार एग्जांपल दिया है कि बिल गेट्स ने ऐसा किया, स्टीव जॉब ने ऐसा किया, मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा किया, इलॉन मस्क ने ऐसा किया, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने ऐसा किया। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का अगर आप एग्जांपल ले लें तो धीरू भाई अंबानी, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, जे.आर.डी. टाटा, इन सारे लोगों ने ये काम किया। बेसिकली एंटरप्रेन्योर ही वो एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट वर्ड केमिस्ट्री का वर्ड है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रेट को फास्ट कर देता है, गति को तेज कर देता है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर भी एक कैटलिस्ट की तरह होता है, जो कि समाज में पॉजिटिव चीजों को तेज कर देता है, पॉजिटिव बदलावों को तेज करता है, और दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाता है रहने के लिए, और तरह तरह की इनोवेशन करता है, जिससे समाज का फायदा होता है, उसके कंज्यूमर्स का फायदा होता है, सारे स्टेक होल्डर्स का फायदा होता है, अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। एंटरप्रेन्योर का जो मेन फोकस होता है वो जनरली कैपिटल अप्रिशिएशन होता है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, वेल्थ क्रिएट करना होता है, और उस वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में वो वेरियस रिस्क लेता है। ठीक है, तो वो और किसी भी सोसाइटी के, किसी भी समाज के डेवलपमेंट में पाइवोटल इशू, ठीक है, पाइवोट मतलब मेन जो एक्सिस होती है, जो धुरी होती है, वो एंटरप्रेन्योर होता है कि अगर किसी समाज को तरक्की करनी है, अगर किसी देश का विकास होना है, अगर किसी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट और मतलब अपने प्रोडक्शन में, सर्विस डिलीवर में, या आत्मनिर्भर बनना है, जैसे हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और एंटरप्रेन्योर ही वो शख्स है जो किसी कंट्री को एक साधारण देश से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश बनाता है। अगर मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करूं, तो अगर अमेरिका में ये जो महान एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, ये सारे के सारे लोग नहीं होते तो शायद अमेरिका इतना महान नहीं हो पाता। एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल शख्स होता है, एक पर्सन होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक प्रोसेस है, यानी कि एक पर्सन एंटरप्रेन्योर जिसको हम कहते हैं, उद्यमी जिसको हिंदी में कहते हैं, वो उद्यमशीलता करता है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप करता है। ये एक प्रोसेस है, ये पर्सन है, ये प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप एक बेसिकली प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से वो क्या बनाने की कोशिश करता है, वो एंटरप्राइज बनाने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी एक पर्सन थे जिनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप करी, उन्होंने डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट किए, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिलायंस एंटरप्राइज बनाना, रिलायंस ग्रुप को स्थापित करना। एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, जो कि एक प्रोसेस है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंटरप्राइज बनाना। ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक पर्सन एक प्रोसेस के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर, ये फिर कुछ सारी डेफिनेशंस हैं एंटरप्रेन्योर की।
और ये पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशंस भी उठा सकते हैं, पेपर में काम आएगी ये आपके। तो द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योरे विच मीन्स टू अंडरटेक। ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है बेसिकली, और जिसका मतलब होता है कुछ करना, टू अंडरटेक। बेसिकली एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन who brings together the factors of production and combine them into a product। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स है जो प्रोडक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स को, कारकों को साथ लाता है और उससे कोई फिनिश प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करता है। यानी कि बहुत सारी चीजों को मिलाता है, रिस्क लेता है, पैसा लगाता है और उन सारी चीजों को मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से वो कोई एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और वो प्रोडक्ट जो है वो सोशल, समाज की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। यानी जनरली वो प्रोडक्ट ही वो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे समाज का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो। फिर ही ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस अंटिल अज्यूमिंग द रिस्क फॉर प्रॉफिट। बेसिकली वो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको एक्सपैंड करता है। किस लिए? क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने लिए और अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करे। जब मैं वर्ड स्टेक होल्डर बोलता हूं तो उसका क्या मतलब है? जब मैं वर्ड स्टेक होल्डर बोलता हूं तो उसका मतलब जितने सारे लोग उस बिजनेस में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी कि अगर एक बिजनेस की बात करें तो उसके स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकते हैं? उसके शेयर होल्डर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके फ्रेंचाइजी, उसके एम्प्लॉइज, उसके रॉ मटेरियल सप्लायर्स, मतलब सारे लोग, उसके बैंकर्स, उसके जिन्होंने उसको उस बिजनेस को लोन दिया होगा, तो डेटर्स, क्रेडिटर्स, सारे लोग जो भी उस बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे लोग बेसिकली उसके स्टेक होल्डर है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अपने स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है और एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू। और हम लोग ने पहले सीखा था कि हमें बेसिकली किस बात का पैसा मिलता है? हमें वैल्यू क्रिएशन का पैसा मिलता है। जब तक हम वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं, हमें मेहनत का पैसा नहीं मिलता है, हमें समय देने का पैसा नहीं मिलता है, हमें हमारी स्किल्स का पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत स्किलफुल हैं, दिनों रात काम करते हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनको तब भी पैसा नहीं मिलता है। तो पैसा किस बात का मिलता है? वैल्यू क्रिएट करने का पैसा मिलता है, वैल्यू क्रिएशन का पैसा मिलता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू by bringing together a unique package of resources to exploit an opportunity। बेसिकली वो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैल्यू क्रिएशन होती है। वैल्यू क्रिएशन के लिए क्या करता है एंटरप्रेन्योर? बहुत सारी चीजों को साथ लाता है, उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट करता है, यानी उनको ऑप्टिमली यूज करता है और उससे वो प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करता है जिससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उसके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप आया कहां से? हम लोग इसके बारे में बात करते हैं अगले 5 मिनट में, उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले हमें अपने इतिहास में मार्को पोलो का बारे में मिलता है कि मार्को पोलो ईस्ट की तरफ आए थे। बेसिकली ईस्ट मतलब पूर्व और पश्चिम मतलब यूरोप और उधर के देश। तो वो वेस्ट से की तरफ आए थे, यानी पश्चिम से इधर की तरफ आए थे, और वो इंडिया, चाइना और अलग अलग देशों की खोज कर रहे थे जिनके बीच में वो ट्रेड रूट स्थापित करें, एक ऐसा रूट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो ईस्ट के देशों के साथ व्यापार कर सकें। और इसमें उनको काफी हद तक सफलता मिली और बाद में बहुत सारे और दूसरे लोग और दूसरे नाविक, जैसे मैगलन चला था यूरोप से, और अंत में वो जब वो जहां से चला था घूम के वहीं पहुंच गया, तब पहली बार दुनिया के लोगों को पता चला कि पृथ्वी जो है वो गोल है। अदरवाइज उसके पहले वो ये समझते थे कि पृथ्वी फ्लैट है और आप समुद्र में बहुत किनारे जाएंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। जब मैगलन ने अपनी समुद्री यात्रा करी और वो चले और पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस उसी जगह पे पहुंचे, तब लोगों को पता चला भाई पृथ्वी तो गोल है, आप कहीं किनारे गिरेंगे नहीं, वापस जहां से चलेंगे वहीं वापस आ जाएंगे। और ये यात्रा इतनी कष्टकारी थी
कि उसको और उसके नाविकों को सड़ा हुआ पानी, उनका जो मीठा पानी था वो खराब हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे, खाना सब खत्म हो गया था और उनको जहाज के चूहों को मार के खाने की नौबत आ रही थी। और वो जो उनके पास जो चमड़े की रस्सियां थी उनको वो उबाल के चूस रहे थे। उनके पास खाना इतना बुरी तरह खत्म हो चुका था और इसी तरह से वो वापस अपनी यात्रा, मतलब उन्होंने अपने आप की अपनी जान को, और उन सारे नाविकों ने अपनी जान को दांव पे लगाया। यानी वहीं से एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो चुकी थी। जब मार्को पोलो, मैगलन, ये सब दुनिया की खोज के लिए निकले और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में निकले, उन्होंने सोचा कि और कहाँ मानव है और कहाँ से हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप वहीं से शुरू हो गई थी। क्योंकि मैंने अभी आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बताया कि देश का जवान, किसान और वैज्ञानिक जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे देश का व्यापारी भी है। जिस तरह से एक जवान, एक किसान अपनी जान को दांव पे लगा के देश की भलाई के लिए काम करता है, उसी तरह से जो ये ट्रेडर्स होते हैं, जो ये व्यापारी लोग होते हैं, जो यात्रा पे जाते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, वो भी दिनों रात अपनी जान को लगाते हैं देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए। तो इस तरह के जो मार्को पोलो, मैगलन, इस तरह के जो लोग थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप या व्यापार कहाँ से आएगा, वेल्थ क्रिएट कैसे करेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढेंगे, तो शुरुआत यहाँ से हुई थी। मिडिल एज में क्या हुआ? द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज रेफर्ड टू अ पर्सन हु वाज मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स। बाद में क्या हुआ कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता था उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाने लगा या उसको रिस्क टेकर कहा जाने लगा। बट लेकिन उस समय जब अगर आप कोई मैनेज करते हैं किसी चीज को, तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब आप किसी चीज को मैनेज करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। मिडिल एज में जनरली जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते थे उनको ही एंटरप्रेन्योर्स की श्रेणी में रखा जाता था या उसी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। फिर उसमें किस तरह के लोग आते थे? बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स, ठीक है, जो बिल्डिंग बनाते थे, प्रोजेक्ट वर्क करते थे, बड़े बड़े मैनेजर्स जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते थे, वो काफी इंपॉर्टेंट लोग थे। 16th सेंचुरी में जब बड़े बड़े मिलिट्री अभियान चलाए जाने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई व्यापार करने के लिए, और बड़े बड़े अभियान चलाए गए, तो उस समय जो उनके जो ऑफिसर्स होते थे और मिलिट्री के जनरल्स होते थे, उनको हम उस कैटेगरी में मान सकते हैं कि वो अब जोखिम ले रहे थे। जोखिम क्यों ले रहे थे? बेसिकली जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तो उसका उस समय ऑब्जेक्टिव भारत पे कब्जा करना नहीं था, या जब भारत में डच, पोर्टुगीज, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तो ये लोग जब भारत में आए तो उस समय इनका ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि उस समय भारत को गुलाम बना लेंगे। लेकिन वो उस समय उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम का फायदा उठाया और उनकी ताकत बढ़ती गई। बेसिकली वो करना व्यापारी चाहते थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस से अपने ताकत को बढ़ाया और फिर वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश को कॉन्कर कर लिया, कब्जा कर लिया। तो फिर 17वीं शताब्दी में एन एंटरप्रेन्योर वाज अ पर्सन हु एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट टू परफॉर्म अ सर्विस और टू सप्लाई सम गुड्स। अब 17वीं शताब्दी में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किए, वो एक देश से दूसरे देश को सामान पहुंचाते थे, गवर्नमेंट को सप्लाई करते थे। तो इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट की पर्सन थे, उनको फिर वो एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में माना जाने लगा। 18वीं शताब्दी, यहाँ पे 3 मेन कंसेप्ट निकल के आए। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटलॉन ने बताया, हु अप्लाइड द टर्म एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1734। इन्होंने, रिचर्ड कैंटलॉन ने सबसे पहले, जो कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले 17वीं शताब्दी में एंटरप्रेन्योरशिप को रिलेट किया बिजनेस से पहली बार। इसके पहले तक उसको बिजनेस से रिलेट नहीं किया जाता था, उसको समुद्री यात्राओं से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला, गवर्नमेंट को सप्लाई करने वाला, जो की रूप पर्सन होते थे, बड़े बड़े मिलिट्री के इंपॉर्टेंट लोग, उनको एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में रखा जाता था। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने पहली बार बिजनेस को एंटरप्रेन्योर से रिलेट किया, यानी कि बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने वाला और उसको सक्सेसफुली रन करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहा गया। ये एंटरप्रेन्योर लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो था और इसके ऊपर सेकंड वीडियो के साथ हम लोग हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।